Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Economics Easy है। दोस्तों चैप्टर नंबर 18 हमारा चल रहा है दैट इज पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। इसमें हम सारे टॉपिक अपने पास कुछ पढ़ चुके हैं, बट आज मैं आपको कराऊंगा ट्राइलेमास के बारे में और चेंज इन फिस्कल ईयर के बारे में। ये दो टॉपिक आज की क्लास में पढ़ेंगे। ट्राइलेमा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चेंज इन फिस्कल ईयर तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं तुरंत निपटा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम दो चीजें ये करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइलेमा वगैरह क्या होता है? तो देखो ऐसा होता है कि ट्राइलेमा जैसे आपको नाम से कुछ कुछ समझ में आ भी गया होगा। ट्राइलेमा लाइक ट्रायंगल टाइप का होता होगा, तीन चीजें होती होंगी, बिल्कुल सही कहा। इसी तरह होता है डायलेमा जिसमें दो चीजें होती हैं, ट्राइलेमा में तीन चीजें होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको छोटा सा बेस बनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं ट्राइलेमा के ऊपर आता हूँ। देखो क्या होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर कोई भी जब हम मेजर डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे कौन लोग होते हैं? एक तो आरबीआई होते हैं, एक गवर्नमेंट होती है। याद रखना कि इकोनॉमी को स्मूथली रन करने के लिए इकोनॉमी को स्मूथली रन करने के लिए दो टाइप की पॉलिसीज बनाई जाती हैं। एक वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है और एक वो पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है इनको हम क्या नाम देते हैं? फिस्कल पॉलिसी। क्या नाम देते हैं? फिस्कल पॉलिसी। और जो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है इसको क्या बोलते हैं अपने पास? मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं अपने पास? मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो गवर्नमेंट बनाती है, अभी हम इसकी बात ना करके अभी आरबीआई की बात कर लेते हैं। देखो आरबीआई हमारे पास ना सारी चीजों को बहुत बड़े बढ़िया तरीके से रेगुलेट करता है। कभी कभी दिक्कतें आ जाती है, बट अच्छा मैनेजमेंट किसका माना जाता है? आरबीआई का माना जाता है। अब क्या होता है, आरबीआई के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। चुनौती किस चीज की होती है? कि देखो इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीन पॉइंट है, बट उनमें से आप एक टाइम में तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जैसे आप ऐसे समझो कि आपके जब शादी हो जाती है तो आप अपनी मम्मी और वाइफ, आप तीन लोग हो गए टोटल। तो अगर मम्मी को खुश करोगे तो वाइफ दुखी हो जाएगी और वाइफ को खुश करोगे तो मम्मी दुखी हो जाएंगी। यानी तीन में से दो चीजें आप कर सकते हो और एक चीज नहीं कर सकते हो, वो कहलाता है ट्राइलेमा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। या तो देखो जो हमारी आरबीआई है, ठीक है, ये जो आरबीआई है ये क्या करती है? या तो अपने पास फ्री फ्लो, अभी मैं एक मिनट लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। फ्री कैपिटल मोबिलिटी, फ्री कैपिटल मोबिलिटी। या तो आरबीआई फ्री कैपिटल मोबिलिटी कर ले, या फिर आरबीआई अपनी मॉनेटरी ऑटोनॉमी चला ले, ऑटोनॉमी, या फिर एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट कर ले, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। सर क्या मतलब है इसका? देखो मतलब ये है कि एक इकोनॉमी को चलाने के लिए ये सारे बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। अब क्या होता है, आरबीआई आरबीआई तीन में से दो ही काम कर सकता है, तीनों काम एक वक्त में नहीं किए जा सकते। सर क्यों नहीं किए जा सकते? मैंने आपको क्या बोला कि इन तीनों का इंपैक्ट इंटरडिक्टरी होता है, एक दूसरे ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है। अगर इस वेरिएबल में चेंज आएगा तो डेफिनेटली इसमें चेंज आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि तीसरे वाले में भी चेंज आए, या इन दो में चेंज आ सकता है तो हो सकता है इस वाले में चेंज ना आए। मतलब तीनों में एक टाइम में पॉजिटिव चेंज नहीं आएंगे। देखो चेंज ये नहीं कह रहा कि इसका इंपैक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, इसका इंपैक्ट तीनों का एक दूसरे पे पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इन दोनों पर पॉजिटिव पड़ रहा है तो तीसरे पे भी पॉजिटिव पड़े, या इन दोनों पे पॉजिटिव पड़ रहा है तो इस वाले पे भी पॉजिटिव पड़े। दो में तो पॉजिटिव पड़ेगा, एक में नेगेटिव, यानी उल्टा हो जाएगा। तीनों चीजें एक साथ कभी भी नहीं हो सकती। सर ये तीन चीजें बताई क्या आपने? देखो जो मैंने यहाँ पर लिखा ना, फ्री कैपिटल मूवमेंट, इसका मतलब होता है कि विदेशों से जो पैसा आ रहा है लाइक एफडीआई के थ्रू या एफपीआई के थ्रू, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं तो डेफिनेटली मैं अपनी पॉलिसीज को इस तरीके से बनाऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा विदेशों का पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हो। तो मैं क्या करूंगा, अगर मान के चलो किसी साल मान लो 2022 के अंदर मुझे अपने पास क्या करना है, कैपिटल की मूवमेंट को बढ़ाना है। यानी मैं ये चाहता हूं कि बाहर की कंपनी के या बाहर की कंट्री के जो लोग हैं वो हमारी कंपनियों में या हमारे देश में निवेश करें। तो अगर मैं एफडीआई और एफपीआई के लिए अच्छी सी लीनियंट पॉलिसी बनाता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने बना ली, तो चलो ये वाला टारगेट मेरा अचीव हो गया। इससे क्या होगा कि जो मेरी मॉनेटरी ऑटोनॉमी है, ठीक है, मॉनेटरी ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जो आप मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हो, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आपके पास इंडिपेंडेंसी है? हाँ है, तभी तो हम एफडीआई वगैरह को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये दोनों चीजें तो चलो पॉजिटिव हो गई, क्या एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सही रहेगा? नहीं। जब ज्यादा एफडीआई आएगी तो जो डॉलर के प्राइस है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और ये चीज किस में आ जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि हम इन दोनों को करने पर अपनी करेंसी को स्टेबल रख पाना हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि तीन में से जो तीनों चीजें वो एक साथ कभी भी नहीं होती? यही दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, और इसी को बोलते हैं ट्राइलेमा।
क्या बोलते हैं, ट्राइलेमा। और ये दो चीजें होती है तो इसको क्या बोल देते हैं हम, डायलेमा बोल देते हैं। तो मतलब कुल मिला के आपको ये समझना है कि एक इकोनॉमी के अंदर इस टाइप का ट्रायंगल होता है, ठीक है। एक में क्या दे रखा है आपका, फ्री कैपिटल मूवमेंट दे रखा है, एक में आपका एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट दे रखा है, एक में आपका मॉनेटरी ऑटोनॉमी दे रखा है। एक टाइम में तीनों ट्रायंगल नहीं बन सकते, ये सिर्फ दो लाइन यानी एक इस तरह से पॉइंट दो हो सकते हैं, 1 या 2 या 2 या 3 या 3 या 1, इस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक ना एक पॉलिसी हमारी नेगेटिव में चली जाती है। कहते हैं ना कि हम कोई भी काम कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन हर इंसान को आप उससे खुश नहीं कर सकते, एक आधा उससे भी दुखी बना रहेगा। अगर आप लव मैरिज करते हो तो आप खुश हो, घर वाले नहीं खुश है, और अरेंज मैरिज करते हो तो घर वाले खुश हैं लेकिन आप खुश नहीं हो। लेकिन आप कुछ भी करोगे, लेकिन जो आपके मेहमान होंगे वो कहीं ना कोई खामी निकाल ही देंगे, वो कभी भी 100% सही आंसर नहीं देंगे या वो सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। आप ऐसे समझो, बोलो क्लियर हुआ। तो ये था आपका ट्राइलेमा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। सर इसमें ना कई सारी चीजें दे रखी हैं, आप कंफ्यूज मत होना ट्राइलेमा को लेकर। जैसे ये जो मैंने आपको ट्राइलेमा बताई तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताया, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज हैं जो इन तीन चीजों को ना रखे अपने ही तीन चीजें रखते हैं। जैसे हमने इंडिया वालों ने तो ये तीन चीजें रखी हैं, लेकिन कई ऐसी यूरोपियन नेशंस हैं जो क्या करते हैं इन तीन की जगह और दूसरी तीन चीजें रख लेती हैं। तो उनका ट्राइलेमा तीन चीजों के अलग कॉम्बिनेशन से बनता है, हमारा इन कॉम्बिनेशन से बनता है। तो वही अब मैं पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ कि उनके जो ट्राइलेमास है वो कौन कौन से और हमारे वाले ट्राइलेमास कौन कौन से हैं। तो वही लिखा हुआ है कि पुटिंग द राइट काइंड ऑफ फिस्कल पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन मोस्ट चैलेंजिंग पॉलिसी डिसीजन टू बी टेकन बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट के लिए ये डिसाइड कर पाना कि कौन सा बजट उसके लिए बेहतर है, किस तरह से बजट को बनाए, ये काम बहुत ही ज्यादा अपने आप में एक मुश्किल होता है और बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। और यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल के आता है दैट इज कॉल्ड बी अ ट्राइलेमास। ट्राइलेमास का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ट्राइंगल बनकर आता है कि अगर आप ये सोचो कि आपकी पॉलिसी से तीनों की तीनों चीजें पॉजिटिव में आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता। आपकी एक या फिर दो ही चीजें पॉजिटिव आ सकती है, लेकिन एक टाइम में तीनों चीजें आपकी एक पॉलिसी से पॉजिटिव नहीं आ सकती हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया, एक ट्राइलेमा का नाम है, याद कर लो, इस ट्राइलेमा का नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ट्राइलेमा। क्या नाम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ट्राइलेमा। ये ट्राइलेमा क्या बोलता है, ये ट्राइलेमा बोलता है कि मेरे यहाँ पर जो तीन चीजें होंगी उसमें सबसे पहली चीज होगी स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम, कि आपको जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होगी, एन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम। तीसरी नेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पॉलिसी। यानी क्या हुआ, ये तीन चीज दे रखी हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ट्राइलेमा वो क्या बोलती है कि मेरे पास ये तीन चीजें हैं, इन तीनों को आप एक साथ नहीं कर सकते हो। देखो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है क्योंकि वहां का एनवायरमेंट अलग होता है, तो वहां के ट्राइलेमाज होते हैं वो बिल्कुल अलग होंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो हमारे ट्राइलेमाज है वो ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हो। भाई हमारे एनवायरमेंट के हिसाब से हमारे ट्राइलेमा तीन बने, कौन कौन से बताए थे मैंने, फ्री कैपिटल मोबिलिटी, मॉनेटरी अथॉरिटी और एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, दूसरा है हमारे पास तीन विशेष, ये क्या है हमारा, ये यूरोजोन है, यानी ये किसकी बात कर रहा है आपका, ये बात कर रहे हैं ट्राइलेमा ऑफ यूरोजोन, यानी यूरोपियन नेशंस में जितनी कंट्रीज आती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, इनकी ट्राइंगल में क्या चीज आती है, सिंगल करेंसी आता है, मिनिमल फिस्कल कंट्रीब्यूशन टू बॉल कट्स आते हैं, और ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कमिटमेंट टू लो इन्फ्लेशन। इनके ट्राइलेमा में ये तीन चीजें आती हैं, ठीक है। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो यूरोपियन नेशन है वो ये बोलता है कि हम एक टाइम में ये तीन चीजें एक साथ नहीं कर सकते, दो कर सकते हैं या एक कर सकते हैं, बट तीनों एक साथ यहाँ पर नहीं की जा सकती। तीसरा क्या है हमारे पास, फिस्कल पॉलिसी ट्राइलेमा आया। कौन सा है, फिस्कल पॉलिसी ट्राइलेमा। ये ट्राइलेमा क्या बोलता है कि मेरे में तीन चीजें कौन कौन सी आएंगी, लार्जर बजट डेफिसिट आर र्यूमरस और अ कंटिन्यूड, ये क्या लिख दिया, हाँ, अर्जनेस ऑफ कट टैक्सेस एंड अटर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेंडिंग कट ऑन लार्ज इनफ स्केल। ये तीन चीजें इनके ट्राइलेमा में जाती हैं। और इसी तरह से एक ट्राइलेमा है अर्थ ट्राइलेमा। क्या नाम है इसका, अर्थ ट्राइलेमा। अर्थ ट्राइलेमा क्या बोलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या करता है, वी नीड इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर, और ये क्या बात कर रहा है, इन्वायरमेंटल इशू। यानी इनके ट्राइलेमा में ये तीन चीज आती हैं। बट दोस्तों आप टेंशन मत लो, हमारा वाला ट्राइलेमा ये दे रखा, हमारे वाले ट्राइलेमा को पता है क्या बोलता है, इम्पॉसिबल ट्राइनिटी। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। मतलब हम लोग ना बहुत एकदम कह सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम जो अपने शब्दों से ही बयां कर देते हैं हमारे कहने का मतलब क्या है। देखो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी से आपको क्या फील हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये बोल रहा है कि ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। जी हाँ सर, यही लग रहा है। तो देखो मैंने आपको बताया था अभी फ्री कैपिटल फ्लो, फ्री कैपिटल फ्लो क्या बताया था कि एफडीआई एफपीआई को बढ़ाना या कम करना। दूसरा आपको बताया था
फिक्स एक्सचेंज रेट, कि हमें अपने पास एक्सचेंज रेट पैसों की वैल्यू को क्या करना है, मेंटेन करके चलना है। और तीसरा होता है इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। देखो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी तो हमारी इंडिया में ये चलता है, और ये कहा जाता है कि एक टाइम के अंदर ये इम्पॉसिबल है कि तीनों की तीनों चीजें एक साथ पॉजिटिव मैनर के अंदर रहे, और इसी को हम बोलते हैं अपने पास ट्राइंगल ट्राइलेमा, मतलब इम्पॉसिबल ट्राइलेमा। बोलो क्लियर हुआ? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें थी आपकी, ठीक है। अब मैं दूसरा टॉपिक उठाता हूँ, और दूसरे टॉपिक का नाम है हमारा चेंज इन फिस्कल ईयर। चेंज इन फिस्कल ईयर, दोस्तों फिस्कल ईयर का मतलब होता है एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर जिसके साथ आप अपनी अकाउंटिंग करते हो। सर मतलब क्या, मतलब ये जैसे आप जानते हैं हमारे पास दो टाइप के साल होता है। एक होता है कंप्लीट ईयर जो कि कहलाता है अकाउंटिंग ईयर, जो स्टार्ट होता है अप्रैल से खत्म होता है 31 मार्च को। और एक होता है हमारा ईयर जो कि स्टार्ट होता है जनवरी से और खत्म होता है वो जाके हमारा दिसंबर में। तो एक कैलेंडर ईयर होता है और एक हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पर ऐसा फील हुआ कि जो हम अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करते हैं हमें इसको कैलेंडर ईयर में कर लेना चाहिए। अच्छा आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम कुछ भी अकाउंटिंग या लिखित का कोई काम करते हैं तो उसमें जो ईयर्स होता है, तो ईयर को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया। एक तो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, क्या होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, और एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर। ये लो भाई कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जो स्टार्ट होता है वो जैन से स्टार्ट होता है और दिसंबर पे जाके खत्म होता है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में जाके खत्म होता है। क्या था, कुछ लोगों का कहना था, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि जब हम बजट बनाते हैं तो हमें फाइनेंशियल ईयर ना लेके कैलेंडर ईयर लेना चाहिए। तो जब इस पर सुनवाई हुई तो पता चला ऐसा उन्होंने क्यों बोला, तो अपनी बात को रखने के लिए कुछ तो स्ट्रॉन्ग रीजन दोगे ना। तो इन्होंने रीजन क्या दिया, इन्होंने कहा जैसे फार्मर्स होते हैं तो फार्मर के यहाँ पर रबी खरीफ और जायद की फसल पाई जाती है। तो ये जो फसल है अगर हम जैन से दिसंबर को कर लें तो जैन के अंदर उनके यहाँ पर उगाई होती है। उगाई मतलब सीड्स को बोना, फिर होती है कटाई। तो जैन से दिसंबर में जो होता है ना एक सही चैनल होता है जो उगाई से शुरू होता है और कटाई पे खत्म होता है। जबकि अप्रैल से मई जो है, मार्च जो है, ये हमारे बिजनेस के अंदर चलता है तो ठीक लगता है, लेकिन जब किसानों की बात करते हैं तो ये चीजें जो है ना सारी चीजों को कवर नहीं कर पाती। बीच में कहीं से स्टार्ट हुआ ईयर तो ऐसे में उनके लिए बजट बना पाना, उसके लिए बजट एलोकेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको लेकर कई सारे रिकमेंडेशन दी गई थी भारत सरकार के द्वारा, तब जाके अभी हमने क्या रखा है अपने पास कैलेंडर ईयर का रखा है, ठीक है। तब लेकिन वैसे चलता है अकाउंट फिजिकल ईयर ही है, मतलब फाइनेंशियल ईयर ही है, लेकिन हम अपनी पॉलिसी को ज्यादातर बेस मान के चलते हैं किसके थ्रू, कैलेंडर ईयर के थ्रू। चलो इसके बारे में मैं आपको अब पढ़ा देता हूँ। तो यही हमारा टॉपिक है चेंज इन फिजिकल ईयर। तो यहाँ लिखा हुआ है टू एग्जामिन द डिजायरेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी हैविंग न्यू फाइनेंशियल ईयर द गवर्नमेंट डिड सेट अप हाई लेवल कमीशन हेडेड द फॉर्मर चीफ कमिश्नर जय शंकराचार्य इन जुलाई 2016। ये वाला पॉइंट ध्यान देना कि एक कमेटी बनाएगी जो कि फॉर्मर, जिसको हेड किसने किया, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने किया, जिनका नाम है शंकराचार्य, ठीक है, जुलाई 2016 के अंदर। दोस्तों जो हमारी हिंदी न्यूज़पेपर वाली सीरीज देखते हैं उनको पता होगा शंकराचार्य कौन है, ठीक है। ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। इवन इनका आज की डेट में यानी 2021 की बात बता रहा हूँ, 2021 में तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर इनका इंटरवेंशन है, इन्होंने अपनी बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट बोले, बहुत चीज़ों को लेकर इन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल बातें भी की, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। जय शंकराचार्य जो पढ़ते हैं ना हिंदू न्यूज़पेपर उनको पता होगा, इनके बारे में कई सारी न्यूज़ हमेशा हर दूसरे तीसरे में आती ही रहती है। तो क्या था, ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो लोग होते हैं जैसे जो आईएएस वगैरह के एग्जाम निकालते हैं ना, यूपीएससी वगैरह के, तो उसमें आईएफएस वगैरह होते हैं। तो ये एक खुद बकायदा आईएएस ऑफिसर है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इश्यूज देखे कि भारत के साथ क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो ये जब भारत को अच्छे से समझ गए तब इन्होंने कहा कि भारत को सही तरीके से सही रास्ते पे चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। लेकिन उन रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए हम जो अपना अकाउंटिंग ईयर है उसके अंदर थोड़ा सा फेरबदल करना चाहते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के बदलने से भी हमारी इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव और एक बड़ा मेजर इंपैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आपको दोस्तों ये 3 पॉइंट नहीं पढ़ने, ये 3 पॉइंट का कोई मतलब नहीं है ना, कोई आपकी जानकारी के लिए। लिखा हुआ द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। अब इस कमेटी ने, जिसको हेड कौन कर रहे थे, आचार्य शंकराचार्य, मतलब शंकराचार्य आचार्य जुलाई 2016 में हेड कर रहे थे। इन्होंने अपनी पूरी बातों को लिखा एक पेपर पे और इस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया था दिसंबर 2016 में। देखो जुलाई में बनी थी, दिसंबर 2016 में इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको सबमिट कर दी, पार्लियामेंट में सबमिट कर दी। और जब ये सबमिट किए तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो पीएम है और जो नीति आयोग है, देखो अब हमारा प्लानिंग कमीशन तो रहा है, प्लानिंग कमीशन चेंज करके नीति आयोग कर दिया। आप लोग कई बार मुझे इसकी डेफिनेशन बता चुके हैं। नेशनल नेशनल अरे आई का मतलब क्या था यार, मैं नाम भूल गया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया था, और नेशनल
यार आई का मतलब देखो मैं भी भूल गया, क्या बात है भाई, आज तो बड़ा गजब का हो गया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया याद आ गया, कई कई सारी चीज़ें हैं ना तो भूल जाता हूँ मैं भी कभी कभी। तो नीति आयोग को यहाँ पर बनाया गया था और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। तो नीति आयोग और पीएमओ हाउस ने पूरा डिसाइड किया, उस पेपर को पढ़ा और पेपर को पढ़ने के बाद इन्होंने बोला चलो ठीक है, हमें लगता है कि जो आपका ये प्रपोजल है ना, कौन सा वाला प्रपोजल कि आप चाहते हो जो फाइनेंशियल ईयर है वो, जो हमारा फिजिकल ईयर है वो दिसंबर से जैन तक कर दिया जाए, जैन से दिसंबर तक कर दिया जाए। बहुत डीप में डिस्कशन हुआ और फिर फाइनली जाके ये चीज़ें जो है वो कर दी गई। लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों से कंपेयर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मानसून की फोरकास्ट की अगर हम बात करें तो ऐसे में तो बजट बनाते टाइम जनवरी से दिसंबर सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये वाला तरीका है जैन से दिसंबर वाला, ये कौन कौन अपनाता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि द फैक्ट द मोर देन 156 कंट्री एंड एमएनसी फॉलोड द कैलेंडर ईयर। मतलब अगर हम रियलिटी देखें तो जैन से दिसंबर जो अभी हम सोच रहे हैं अपने बजट को जैन से दिसंबर करना, ये हम नहीं सोचे बल्कि वर्ल्ड में 193 नेशंस अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन है, उनमें से 156 कंट्रियां बोलती है कि हम अपने पास कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है चीज़ों को कंपेयर करना हमारे लिए आसान होता है। इवन कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं जो कैलेंडर ईयर को फॉलो करती हैं, जो अकाउंटिंग ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको फॉलो नहीं करती है। और यही रीजन रहा कि जब मेजोरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स को ये बात पता चली तो उन्होंने फेवर में वोटिंग दी और फाइनली जब ये वोट डल गया तब ये कहा गया कि आने वाले समय के अंदर अब हम जो बजट बनाएंगे उसमें जो माध्यम हम लेंगे वो जनवरी से दिसंबर का लेंगे। कौन सा लेंगे, जैन से दिसंबर का लेंगे। तो बस ये एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत लंबा चौड़ा कोई टॉपिक इसमें नहीं है। बोलो क्लियर हुआ आपको? ठीक है, वैसे ये टॉपिक कम इंपॉर्टेंट, ट्रायलिमा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में जो मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम ये चीजें पढ़ेंगे, दो टॉपिक ट्रायलिमा को लेकर और चेंजिंग फिजिकल ईयर को लेकर, वो हमने अपने पास कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलो अब जो क्योंकि कंप्लीट हो गया तो अब मैं इस पर टिक कर देता हूँ। ये लो भाई, ट्रायलिमा भी हो गया और ये हमारा चेंज इन फिजिकल ईयर भी हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारी की सारी जो चीजें दे रखी है ना, ये सिर्फ एक क्लास की चीज है। सर एक क्लास की चीज है मतलब ये पूरा एक क्लास में हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी, क्योंकि सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, इस पर हमें छोटी छोटी डिस्कशन करनी है और बात को खत्म कर देना है। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक हमें इस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक तो सारे ये थे। अब ये तो छोटी सी समरी दे रखी है, वैसे रमेश सिंह को ये देनी नहीं चाहिए थी। मैंने और जो बुक्स पढ़ी जैसे नितिन सिंघानिया हो गए और वो श्रीराम आईएएस वगैरह के नोट्स वगैरह है, मैंने सबको स्टडी किया है, तो उसमें देखा ये सारी चीजें उसमें दे भी नहीं रखी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट क्योंकि दे रखे हैं तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं, हमें कुछ ना कुछ नया जानने को सीखने को तो मिल ही रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में रिगार्डिंग आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।